दोस्तों, आपने अलेक्जेंडर द ग्रेट की कहानी तो सुनी होगी। वही अजीम बादशाह जिसने पूरी दुनिया फतह कर ली थी, मगर हिंदुस्तान आने के बाद उसकी हिम्मत जवाब दे गई। यहाँ जंग में उसे ऐसा जख्म आया जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई। मगर ये बात आज भी एक मिस्ट्री है कि अलेक्जेंडर कैसे मरा था। अलबत्ता हिस्ट्री यूनिवर्स की ये फिल्म इस मिस्ट्री को सॉल्व करती है। बल्कि सच तो यह है कि ये फिल्म शुरू ही अलेक्जेंडर की इंडिया में एंट्री से होती है और यहाँ जंगल में उसका सामना होता है बेतालों के बादशाह यानी थामा से, द लीडर। और ये रोल प्ले कर रहे हैं हमारे नवाजुद्दीन सिद्दीकी, जो अलेक्जेंडर और उसके फौजियों पर अटैक कर देते हैं और साथ ही उससे कहते हैं इंडिया को लूटने आया था और उसका खात्मा कर देते हैं। भाई दोस्तों, ये रेफरेंस इलॉजिकल है। अलबत्ता इस फिल्म में लॉजिक नहीं है। कई जगह आपको लॉजिकल चीजें दिखाई देंगी, जैसे कि हम जानते हैं कि बेताल जिसे काटता है वो भी बेताल बन जाता है, अमर हो जाता है। मगर इस फिल्म में कई जगह जहां बेताल लोगों को काटते हैं तो वो लोग मर भी जाते हैं। जैसे बेतालों के कबीले में कोई भी अंग्रेज या गोरा दिखाई नहीं देता, मगर जो कहानी की टाइमलाइन है उसमें बताया जाता है कि बेतालों ने कई जगह अंग्रेजों पे अटैक किया, जैसे अलेक्जेंडर भी एक अंग्रेज था। दूसरी बात ये कि फिल्म में ये क्लियर है कि अगर कोई बेताल किसी इंसान को काट के बेताल बना दे तो वो इंसान अमर हो जाएगा। और यही आलोक के करैक्टर के साथ होता है, जो रोल प्ले किया है आयुष्मान खुराना ने, कि उससे जो हीरोइन है वो बेताल बना देती है चूंकि वो मर चुका होता है, और जब वो बेताल बन जाता है तो वो अमर हो जाता है। मगर हम ये देखते हैं कि जो बेताल अमर हो गया वो भी मर सकता है, और ये बड़ा अजीबोगरीब पैराडॉक्स है। यानी जो शख्स अमर हो गया हमेशा रहेगा, भैया वो कैसे मर सकता है। लेकिन जो नवाजुद्दीन सिद्दीकी का किरदार है वो क्लाइमेक्स में एक बेताल ही को, जो अमर हो चुका है, मार देता है। इसी तरह वो आयुष्मान खुराना को भी लगभग मार चुका होता है। और फिर ये एलिमेंट भी बेतालों में होता है कि अगर भेड़िया आ गया तो उन्हें खत्म कर देगा। तो यहाँ एक पैराडॉक्स है कि भैया बेताल जिससे काटता है, आया वो अमर हो जाता है या वो मर जाता है, और खुद बेताल अमर होता है या नहीं, या उसे भी मारा जा सकता है। बट एनीवेज दोस्तों, ये कोई बड़ा मसला नहीं है। देखो, फिल्म जो है वो होता ही थोड़ा सा एग्जैजुरेशन और थोड़ी सी लॉजिकलनेस का नाम, तो हर फिल्म में ये होता है। अलबत्ता इस फिल्म के अंदर जो दो प्रॉब्लम्स हैं वो ये हैं कि पहला तो इसके जो कैरेक्टर्स हैं उनको बहुत ज़्यादा डेवलप नहीं किया गया। वो कैरेक्टर्स बहुत इंटरेस्टिंग हैं सरफेस पे, और जो लोग उन्हें प्ले कर रहे हैं, जैसे आयुष्मान कर रहे हैं, रश्मिका कर रही हैं, नवाजुद्दीन सिद्दीकी कर रहे हैं, परेश रावल कर रहे हैं, तो ये चूंकि एक्टर्स बहुत अच्छे हैं और कैरेक्टर ऑन सरफेस हमें अच्छे लगते हैं, और वो बहुत ज़्यादा ह्यूमर को इस्तेमाल करते हैं, बहुत ज़्यादा उसके अंदर विट है। और वो विट और ह्यूमर भी ऐसा है, वो जोक्स ऐसे हैं, पंच लाइन्स ऐसी हैं जिन्हें आप कहीं ना कहीं सुन चुके हो, आप उन्हें सोशल मीडिया पे सुन चुके हो, आपने उनको मीम्स में देखा है, आपने इंडियन या पाकिस्तानी ड्रामों में उन्हें सुना है, तो आप उनको फौरन आइडेंटिफाई करते हो, आप उनके साथ हंसते हो, आपको बहुत ज़्यादा सोचना नहीं पड़ता। तो दोस्तों, ये चीज़ बड़ी अच्छी है कि जोक्स अच्छे हैं, ह्यूमर अच्छा है, जो कैरेक्टर्स हैं वो ठीक हैं, मतलब उनमें इतनी डेप्थ तो नहीं है, मगर जो एक्टर्स उन्हें निभा रहे हैं वो अच्छे टैलेंटेड एक्टर्स हैं, जिसकी वजह से कमी बहुत हद तक पूरी हो जाती है। एक और फिल्म का जो प्लस पॉइंट है कि कैरेक्टर्स भी कम है और सेटिंग भी कम है। सेटिंग क्या है? जंगल है, आयुष्मान का घर है, थोड़े से ऑफिस के सीन है और कुछ बिल्डिंग्स के ऊपर फाइट सीन्स हैं। तो इतनी लिमिटेड सी सेटिंग के अंदर आप अपना मैजिक आराम से जगा सकते हो, क्योंकि लोग कैरेक्टर्स के साथ साथ सेटिंग से भी जुड़ जाते हैं। तो कैरेक्टर्स भी कम है, सेटिंग्स भी कम है, ह्यूमर बहुत अच्छा है, जो प्लस पॉइंट है। जो सबसे बड़ा इस फिल्म का हीरो है वो इसका फ्रेंचाइज फैक्टर है। दोस्तों, जब इस फिल्म के अंदर सेकंड हाफ में, जब आप फर्स्ट हाफ में चीजें डेवलप हो जाती हैं और आप सोचते हो कि क्या होने वाला है, और सच तो ये कि कुछ बड़ा नहीं होने वाला, और जो फ्रेंचाइज फैक्टर मैंने आपसे कहा था वो आपको यहाँ पूरी तरह दिखाई देता है, क्योंकि यहाँ आते हैं वरुण धवन भेड़िया बन के, और ये जो फाइट सीक्वेंस है ये आपको वाकई बहुत ही एंटरटेन करेगा, आपको एंगेज करेगा। पहले आपको एंगेज करेगा, फिर आपको एंटरटेन करेगा, और आपको कहेगा कि भैया ये जो फिल्म है ये एक बड़ी फ्रेंचाइज का हिस्सा है, ऐसी फ्रेंचाइज जिसके सारे कैरेक्टर्स को आप जानते हो, जैसे आप उन्हें स्क्रीन पे देखते हो तो आपको खुशी मिलती है, आप एंटरटेन होते हो। तो भेड़िया वाला फैक्टर बड़ा ज़बरदस्त है, और वही फ्रेंचाइज एलिमेंट हमें क्लाइमेक्स में भी दिखाई देता है। पोस्ट क्रेडिट सीन्स बहुत स्ट्रॉन्ग है, चूंकि इस सर्किटे के रेफरेंस के अलावा हमें ये भी पता चलता है कि इस फ्रेंचाइज की अगली फिल्म क्या होगी, या अगर अगली फिल्म कौन सी होगी हम ये नहीं जानते, तो हमें ये जरूर पता चल जाता है कि वो फिल्म जिसके अंदर थामा या आयुष्मान होगा, वो अगले फिल्म में वो कैरेक्टर क्या करने वाला है, उसका किससे क्लैश होगा। ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। तो जब आप फिल्म एंड कर रहे होते हो तो जो पोस्ट क्रेडिट सीन्स हैं दो, उनकी वजह से आप उस पूरी तरह हुक हो जाते हो। और अगर आपको कहीं लगा कि यार फिल्म के अंदर कुछ कैरेक्टराइजेशन ठीक थी, इतनी डेप्थ नहीं थी। एक और जो इशू था, जो डेफिनेटली मैं लोका से इस फिल्म को कंपेयर करूंगा, वो इसमें आर्टिस्टिक टच थोड़ा कम था। आर्टिस्टिक टच लोका वाला तो नहीं था, मगर अगेन क्योंकि प्रोडक्शन क्वालिटी बहुत अच्छी थी, एक्टर्स बहुत अच्छे थे, बजट था, VFX ठीक ठाक था, तो ये कमी हमें दिखाई नहीं दी। ओवरऑल फिल्म एंटरटेनिंग है, और फिल्म के अंदर आप देखोगे मजा आएगा, फ्रेंचाइज एलिमेंट आपको खुश कर देगा और आप फिल्म को थम्स अप दोगे। वैसे तो यार मेरी रेटिंग है
3/5। मगर ये रेटिंग इतनी रेलेवेंट नहीं है क्योंकि बॉक्स ऑफिस पे फिल्म मैं जानता हूँ कि ज़्यादा बिजनेस करने वाली है। अगेन ह्यूमर की वजह से, स्टार कास्ट की वजह से और सबसे बढ़ के फ्रेंचाइज फैक्टर की वजह से। अब यकीन करें फिल्म में जब आप वीडियो को देखते हैं और फिर जब क्लाइमेक्स के अंदर ये जो फ्रेंचाइज एलिमेंट्स बार बार 2 बार आपके सामने आते हैं तो आप कहते हो वाह यार क्या शानदार फिल्म है। हालांकि फिल्म के अंदर काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स हैं, काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं जो इलॉजिकल हैं। इवन जो आयुष्मान है उसका थामा बनना ही इलॉजिकल है क्योंकि उसका कोई बैकग्राउंड नहीं है। क्यों बनता है, कैसे बनता है, वो कोई बात बनी नहीं। मगर ठीक है, ओवरऑल इट्स गुड फिल्म, आप इसे एंजॉय करोगे। 3 स्टार मेरी तरफ से। आपके रिव्यू को फीडबैक दो। ख्याल रखो।